दिख रहा है पीछे तक सबको ये? अब तुम देखो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक एलिमेंट तो कंफर्म है जो होगा ही होगा। कौन? क्योंकि ये बॉन्ड जो है उसी के नाम पे पड़ा है। तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है, जो हाइड्रोजन आबंध होता है, उसमें हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सिर्फ ये तीन एलिमेंट्स हैं जिनके साथ में अगर कौन जुड़ा हो तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए एक तो हाइड्रोजन का होना जरूरी है, प्लस उसका किसके साथ जुड़ा होना जरूरी है, या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। और हम सबको पता है कि ये जो तीन एलिमेंट्स होते हैं ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब इनसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता, इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और किसी एलिमेंट की। सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो सिर्फ हाइड्रोजन इन तीनों के साथ में मिलकर क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब अगर तुमसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो तुम सिर्फ इतना बता सकते हो कि एक तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है। ये नॉर्मल बॉन्ड जैसा क्यों नहीं होता? मतलब नॉर्मल बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, या तो इलेक्ट्रॉन कोई किसी को देगा या लेगा, या फिर शेयरिंग होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे तुम देखोगे कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ एक अट्रैक्शन होगा, एक आकर्षण होगा, और उसको भी हम क्या बोल देते हैं? क्योंकि वो काफी मजबूत होता है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है काफी कैसा होता है? तो चलो अगर हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है क्या है। तो एक एग्जांपल लो पहले, HF, फिर HF और HF। HF क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, वैसे ही कौन होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पर हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है? F के साथ। तो हमें पता है कि F पे चार्ज क्या होगा? इस पे, फिर इस पे ऐसे ही, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे। और जब ऐसा हो जाएगा तो ये अब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये जो बॉन्ड तुम्हें दिख रहा है जिसे मैंने डॉट से दिखाया है, नॉर्मल लाइन जो नहीं खींचा है ना, डॉट डॉट करके दिखाया है, तो ये जो डॉट डॉट वाला जो अट्रैक्शन है यही कहलाता है उससे क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझना, फिर तुम्हें समझ में आएगा या अंतर समझ में आएगा डिफरेंस कि ये बाकी सबसे अलग कैसे है। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ HCl के मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड के। ठीक है, तो हम सबको पता है कि इसमें भी क्लोरीन पे चार्ज क्या होगा? सही है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही बॉन्ड तो यहाँ पर भी बन जाएगा ना। अट्रैक्शन तो यहाँ पर भी होगा ना, माइनस और प्लस के बीच में। ये क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है? नहीं है। डेफिनेशन साफ है। क्या हाइड्रोजन बॉन्ड वर्ड हम सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब वो हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन के साथ में जुड़ता हुआ दिखाई दे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मैं यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ जोड़ रहा है, तो ये कुछ भी नाम दिया जाएगा, लेकिन इस बॉन्ड को नाम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिया जाएगा। इसको फिर हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या आकर्षण। डाइपोल किसे कहते हो? जिसमें दो पोल्स बन जाते हैं प्लस माइनस के, एक प्लस एक प्लस माइनस, तो ये पूरा का पूरा एक डाइपोल ही तो है। तो दो डाइपोल अगर आपस में अट्रैक्ट होते हैं तो इसे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं। ये बात की बात है। अभी हमारा सिर्फ फोकस किस पे है? ये समझ में आया? एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, इसे नोट करना है, इन दोनों को नोट कर लो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जांपल है, बट ये नहीं है। फिर आगे कराता हूँ। हाँ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चे टू टाइप्स की होती है। कितने प्रकार की? हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की है? टू टाइप्स की। अब ये दो टाइप की बॉन्डिंग क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। एक को बोलते हैं बच्चे इंटर मॉलिक्यूलर
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, Hb का मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरा होता है बच्चे इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको हिंदी में क्या बोला गया है? इसे अंतर बोला है ना, ठीक है। तो ये अंतर आणविक, मॉलिक्यूलर का मतलब आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसको बोलते हैं अंतरा। इसको क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यार ध्यान से समझना, दोनों में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो इसको मैं समझाने जा रहा हूँ कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर ये इंटरमॉलिक्यूलर है और कहाँ पर इंट्रा। वर्ड में थोड़ा सा तो डिफरेंस है ना, एक में इंटर, इंट्रा, बाकी मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर सेम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसी को पता है इसके बारे में इंटर वर्ड और इंट्रा वर्ड हम कब यूज करते हैं? एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं तुम्हें, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी जैसे मान लो स्पोर्ट्स के कंपटीशन चल रहे हैं रामपुर में, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे जाके पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा स्कूल चला गया पंडित दीनदयाल, ठीक है, ऐसे ही राजकीय स्कूल चमरौआ चला गया, नौगांवा चला गया, अभी बिठाइए थोड़ी देर, ठीक है, नौगांवा, चमरौआ, ये सारे स्कूल्स हो गए। तो मान लेते हैं कि रामपुर के कम से कम 20 स्कूल ने उस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, 20 स्कूल्स, ठीक है। इसको कहोगे तुम इंटर स्कूल कंपटीशन। ध्यान से समझो, इंटर स्कूल कंपटीशन। क्यों? क्योंकि अलग अलग स्कूल्स इन्वॉल्व हुए हैं, अलग अलग। अब मान लो हम क्या कराते हैं, अपने स्कूल में ही ये कंपटीशन कराते हैं, हम उसमें किसी बाहर के स्कूल को नहीं बुला रहे, हम सिर्फ अपने स्कूल में कंपटीशन करा रहे हैं। और उसमें हमने क्या कहा कि हमारे स्कूल के ही जो डिफरेंट क्लासेस हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, 6th क्लास से 12th क्लास के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो स्कूल तो हमारा एक ही है ना, कोई बाहर के स्कूल तो नहीं आ रहा है, बट हमारे स्कूल के अंदर के ही जो क्लासेस हैं अब वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो है इंट्रा। तो इंट्रा में क्या होता है, जब जो ऑब्जेक्ट हो वो एक ही हो, उसके अलग अलग पार्ट्स हों वो पार्टिसिपेट करें, लेकिन जब तुम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लेते हो तो वो इंटर बन जाता है। इसको और हम जरा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझें तो अगर मेरे पास है मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ रही है, कितने? 2 या 2 से ज़्यादा, और वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो तुम बताओ वो कौन सी होगी, इंटर या इंट्रा? इंटर। 2 या 2 से ज़्यादा। ऐसे मान लो जो स्पोर्ट्स कंपटीशन चल रहा है उसमें कम से कम 2 स्कूल तो चाहिए ही ना, अलग अलग स्कूल्स, ठीक है। अगर मान लो सिर्फ एक ही स्कूल पहुंच गया वहाँ पे तो क्या कंपटीशन नहीं हुआ ना। तो इंटर का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स या स्कूल्स इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था HF का, HF, तो कम से कम मैं 2 मॉलिक्यूल्स तो ले रहा हूँ ना, और 2 से ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, इंटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लेता हूँ, ध्यान से समझना, एक वाटर मॉलिक्यूल लिया, फिर एक और वाटर मॉलिक्यूल लिया, H किसके साथ जुड़ेगा, O के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H किसके साथ, O के साथ। ये इंटर है या इंट्रा है, इंटर, अभी भी इंटर है। क्यों? ये 2 मॉलिक्यूल्स लिए है ना तुमने, अभी मैंने तुम्हें इंटर समझाया ही नहीं है, क्यों बिना बात के तुक्का मार रहे हो, ठीक है। जो समझा है सिर्फ वो करो कि कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अगर मैं ले रहा हूँ और उसके बीच में तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझा रहा हूँ, दैट मीन्स वो कौन सा है, इंटर है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इंट्रा की, देखो इंट्रा के बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हमारे पास है नहीं, ज़्यादातर एग्जाम्पल्स किसके होते हैं, इंटर के। हमें 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स लेने ही पड़ते हैं, लेकिन इसका जो एग्जाम्पल है किसका, इंट्रा का, वो काफ़ी यूनिक है, तो वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उसके लिए हमें एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेना होगा। ये कौन है, बेंजीन। मैं बेंजीन पे ग्रुप लगा देता हूँ OH। तो ये अभी तुम लोगों को नहीं पता, ठीक है, कि इसे क्या बोलेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ तो उसे याद कर सकते हो। इसे कहते हैं फिनॉल। क्या कहते हैं? बाकी हाफेली के बाद जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में तुम्हें समझ में सब चीज़ें आ जाएंगी। तो बेंजीन पे जब बच्चे क्या लगा होता है, OH।
तो इसे क्या बोलते हैं? बट अब इसके अलावा कुछ और बातें भी समझानी होंगी तुम्हें कि अगर मान लो बेंजीन पे मैंने कुछ भी लगा दिया, कोई ग्रुप लगा दिया XYZ, ठीक है, CH3 CH3 CH2 ये सब पढ़ोगे भी तुम। तो जिस कार्बन, बेंजीन में टोटल कार्बन कितने होते हैं? 6। चलो ये पता है सबको। एक कार्बन पे मैंने कोई ये ग्रुप लगा दिया तो अब कितने कार्बन बचे खाली? 5। जिस कार्बन पे तुमने ग्रुप लगाया है ना उसके एडजेसेंट पड़ोस वाले जो दोनों कार्बन होते हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। फिर उसके बाद के जो दो कार्बन तुम्हें दिख रहे हैं इसे बोलते हैं मेटा। तो इसे भी क्या बोलेंगे? मेटा। और जिस कार्बन पे ग्रुप लगा है उसके जस्ट पीछे वाला अपोजिट, ये इसके अपोजिट यही तो है। yes, इस कार्बन को हम कहते हैं पैरा। बिल्कुल नई चीज है तुम्हारे लिए, ठीक है, लेकिन ये तो तुम्हें अब याद हो ही जाएगा जैसे तुम और डिटेल में ऑर्गेनिक पढ़ोगे। बट इतना तुम याद कर सकते हो कि बेंजीन पे मैंने कोई ग्रुप लगा रखा है तो उसके पड़ोस के दोनों कार्बन ऑर्थो कहलाते हैं, उसके बाद के दोनों फिर बाद वाले पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। अब चलो एक और एग्जांपल से बताओ मुझे। मैं अब अगर ग्रुप तुम्हें यहाँ पे लगा के दे देता हूँ तो ये दोनों पोजीशन क्या कहलाएगी? ऑर्थो। बिल्कुल। और ये दोनों और ये, ठीक है। बच्चों को लगता है कि नहीं सर अगर यहाँ पे लगाएंगे ग्रुप तो ही हम इन दोनों को ऑर्थो बोलेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। ग्रुप तुम्हारा कहीं पर भी लग जाए उसके पास के दोनों अपने आप ऑर्थो बन जाते हैं, उसके बाद के बचे हुए मेटा, लास्ट वाला, ठीक है। तो अब मैं इसे रफ कर देता हूँ, इसी पे समझाना है वो चीज़। तो बेंजीन पे तुम्हें फिनॉल तो देखो दिख ही रहा है, ठीक है ना, OH ग्रुप। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नाइट्रो लगा देता हूँ। कौन सा ग्रुप? तो मैं इसको अगर ऐसे बोल दूँ ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, तो सही लग रहा है ना? देखो NO2 को हम नाइट्रो कहते हैं, क्या पढ़ते हैं? और बेंजीन को OH को हम फिनॉल कहते हैं। अब मुझे ये भी तो समझाना होगा कि नाइट्रो कहाँ पे लगा है। तो इस वाले कार्बन को अगर मैं मेन मानता हूँ तो उसके हिसाब से ये ऑर्थो ही तो हो गया। ये कार्बन कौन सा हो गया? और ऑर्थो पे कौन लगा हुआ है? तो मैं लिख देता हूँ ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। इसे शॉर्ट में कई बार तुम किताब में देखोगे ऐसे लिख दिया जाता है, O नाइट्रो फिनॉल। O का मतलब बच्चे ऑर्थो ही होता है। पैरा ई लिख देंगे खाली, मेटा एन, ठीक है। तो ये वर्ड्स होते हैं। चलो अब हम समझ क्या रहे थे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके लिए मुझे एग्जांपल लेना पड़ा। अब ध्यान से समझना, इसी तरफ कर दिया। चलो लिख देता हूँ फिर से ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। एक और मैं ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल यहीं पे ले लेता हूँ। तो सेम वही होगा, OH होगा और उसके यहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा? नाइट्रो। इस तरीके से तुम ऐसे इमेजिन करो कि एक यहाँ पे कंटेनर है, एक बॉटल है, उस बॉटल के अंदर ये वाला यौगिक रखा हुआ है, ये कंपाउंड है, कौन सा? ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। तो अगर एक बूंद भी उसके अंदर ये वाला कंपाउंड होगा तो सबको पता है कि उस एक बूंद के अंदर भी लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे इसके। देखो मैं तुम्हारे सामने एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करता हूँ, इसका मतलब नहीं ये एक मॉलिक्यूल तो इतना छोटा होता है कि हम इसे ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉप ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल गिरा दूँ, एक बूंद, तो उसके अंदर क्या एक ही मॉलिक्यूल होगा? ऐसे लाखों करोड़ों होंगे। तो तुम सोचो कि एक बॉटल के अंदर कितने सारे होंगे, और वो सब जब होंगे तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ते भी हैं, एक दूसरे के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है? ये वाला जो तुम्हें OH दिख रहा है, इसको भी थोड़ा ऐसे बना देता हूँ। ये वाला H इसके O के साथ यहीं पे जुड़ जाता है। और क्या मैं इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। हाइड्रोजन को O से ही तो जुड़ना है, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर भी ये वाला H किसके साथ जुड़ गया? अब ऐसे इमेजिन करो कि लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, सब में HO के साथ में, लेकिन क्या ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हैं एक दूसरे से? नहीं जुड़े हैं। इन दो मॉलिक्यूल्स का आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना है। एक मॉलिक्यूल के अंदर ही जो एटम्स थे ना, उन्होंने आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे समझ के देखो, मैं अपने आप को ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल मान लेता हूँ। ये OH ग्रुप है और ये नाइट्रो पास पास में है, बॉन्डिंग हो गई, मतलब मैंने अपने हाथ से अपना हाथ पकड़ लिया। ये कौन सी बॉन्डिंग है? इंट्रा बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन मैंने अपने हाथ से अपना ही पकड़ लिया, तो ये इंट्रा है। अब तुम लोग को मान लेता हूँ कि हर एक बच्चे को अगर मैं ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल मान लूँ तो सबने अपने हाथ से अपना हाथ पकड़ रखा है। कौन सी बॉन्डिंग है वो? इंट्रा। लेकिन अब तुम अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ना स्टार्ट कर दो, दैट विल बिकम इंटर। बात समझ में आ रही है? क्योंकि फिर अलग अलग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स के बीच में बॉन्डिंग बनने स्टार्ट हुई है ना,
अब अगर यहाँ पे जितने भी हैं सबने अपने हाथ से अपने हाथ पकड़ रखा है तो कह तो दूंगा मैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है, बट दैट विल बी नोन एज इंट्रा। कौन सी है वो? इंट्रा। लेकिन जब एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाओगे दैट विल बी इंटर। समझ में आ गई बात? तो इसी का एक और मॉलिक्यूल भी होता है, ये अकेला नहीं है, एक इसके पैरा वाला भी होता है। कौन सा होता है? तो ये इसका नाम क्या पड़ेगा बताओ? पैरा नाइट्रोफिनॉल। सही है। यहाँ पे OH है, ये ऑर्थो मेटा, तो पैरा हुआ नहीं हुआ, तो एक और पैरा वाला ले लेते हैं। यहाँ पे कौन होगा? NO2। तो अब तुम देखो इसका H इसके O से जुड़ जाएगा, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर ऐसा है ना, नीचे कौन लगा हुआ है? NO2, तो दूसरा वाला जो होगा उसका OH ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो अब ये बॉन्डिंग कौन सी है? दिस इज इंटर। दो मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, तो ये कौन सी है? इंटर, बट दिस वन इज इंट्रा। कुछ बात समझ में आई? तो इंट्रा का हमारे पास बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है, ठीक है, हैं ऑर्गेनिक के और भी एग्जांपल्स है, बट उनको यहाँ पे लिखूंगा तो तुम और कंफ्यूज हो जाओगे, तो तुम्हारे लिए ये काफी है। ठीक है, नाम क्या है इस कंपाउंड का? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, बॉन्डिंग कौन सी हो रही है? इंट्रा। अब ये तो तुम समझ गए इंटर और इंट्रा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ने के पीछे मेन क्या है कि इससे क्या क्या फायदे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर किससे मिलता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो उसके लिए तुम्हें समझना होगा कि कहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और कहाँ पर, और अगर कहीं पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उससे उस यौगिक को क्या नुकसान या फायदा हो रहा है, या अगर उसके अंदर कौन सा हो जाता इंट्रा वाला तो उसके अंदर क्या इफेक्ट आता। उसको मैं पहले फिर से ऐसे समझाता हूँ। देखो, मान लो दो कंपाउंड्स लेता हूँ मैं, ए और बी। ए वाला एक ग्लास में मैं यहाँ पे ए वाले कंपाउंड्स रख देता हूँ और एक ग्लास में बी के कंपाउंड्स, और मैं तुमसे बता देता हूँ कि ए वाले के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कौन सी? और बी वाले में। इतना समझ में आ गया? अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? क्या पूछ रहा हूँ? बॉइलिंग पॉइंट। अब तुम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको बॉइलिंग पॉइंट पता है क्या होता है? बताओ बच्चे, क्या होता है? बिल्कुल सही है। देखो, जिस ताप पर कोई भी यौगिक उबलने लगता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? फेट। लेकिन ये डेफिनेशन तो मुझे 8th क्लास का बच्चा भी दे देगा। मैंने उससे कहा है कि बताओ, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो वो बॉयल बता देगा कि वो टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी कंपाउंड बॉयल होगा उस टेम्परेचर को, उस तापमान को हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। तो तुम लोग तो 11th में आ गए हो, डेफिनेशन थोड़ी अलग हो जानी चाहिए। देखो अभी क्योंकि तुम लोगों ने इतना डिटेल में पढ़ा नहीं है और ये आगे का चैप्टर है, तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन थोड़ी अलग होती है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जहाँ पर किसी भी लिक्विड का, किसी भी द्रव्य का वेपर प्रेशर, कौन सा प्रेशर? बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। कौन से प्रेशर के? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब ये तो बिल्कुल नई बात पता चल रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी के लिए इतना ही समझ लो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है हवा का दाब, एयर का दाब। तो हम 1 atm मानते हैं। कितना मानते हैं? और जब तुम किसी लिक्विड को गर्म करना स्टार्ट करते हो तो सबको पता है कि पहले वो वाष्पीकृत होता है, भाप में परिवर्तित होता है, और जब भाप बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। क्या होगा उसका? जब उस भाप का प्रेशर एयर के प्रेशर के बराबर हो जाता है ना, तब उसमें बबल्स बनने स्टार्ट होते हैं। और बबल्स बनने का मतलब होता है बॉयल होना स्टार्ट हो गया वो। अब अगर मान लो तुमने क्या कहते हैं किसी लिक्विड को हीट करना स्टार्ट किया, लेकिन उस लिक्विड का जो भाप बन रहा है, जो वेपर बन रहा है, उसका प्रेशर कभी भी एयर के प्रेशर के बराबर नहीं हो पा रहा है, तो बॉइलिंग नहीं हो सकती है। सुबह से शाम तक तुम उसे गर्म कर लो, वो बॉयल। तो वाटर का तुम्हें सबको पता है ना कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री। सबको पता है कि वाटर 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक। क्या बोलते हैं? तो क्वथनांक का मतलब भी यही है कि जब किसी द्रव्य का वेपर प्रेशर, ठीक है, किसके बराबर हो जाता है? एयर के प्रेशर के, तब वो उबलना स्टार्ट होगा। वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस इसलिए है क्योंकि उस टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? ठीक है, चलो ये तो अभी हमसे बात करें तो क्वथनांक की, वापस हम यहीं पर आ जाते हैं।
क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने, ए और बी में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का मतलब है तुम किसको ज़्यादा देर तक गर्म करोगे कि वो बॉयल होगा, ये तो मतलब है ना। कौन अधिक टेम्परेचर पे बॉयल होगा, तो बताओ। तुम्हें सिर्फ मैंने दो ही बातें तो बताई हैं कि ए के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर है और बी में इंट्रा है। इसके बेसिस पर तुम्हें आंसर देना है। कोई ट्राई कर सकता है? तुम्हारे हिसाब से बताओ बॉइलिंग पॉइंट किस पे निर्भर करता है, किस पे डिपेंड करता है कि भाई मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कितना अच्छा है। अगर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से अच्छे से जुड़े होंगे, मजबूती से जुड़े होंगे, स्ट्रांगली जुड़े होंगे, तो उसको बॉईल करना मुश्किल होगा ना, मतलब उसको तुम ज़्यादा टेम्परेचर दोगे। अब तुम बताओ ए में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा जुड़े हुए हैं या बी में? ए में। ए के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर है, बी में। फिर से वैसे एग्जाम्पल समझो कि यहाँ पे 10 बच्चे मैं खड़ा कर दूं और हर एक बच्चे ने अपने हाथ से अपना हाथ पकड़ रखा है, तो इंट्रा ही तो होगा। बाहर से कोई आता है, उसे एक बच्चे को उठा के लेके जाना है, आराम से उठाएगा, लेके चल देगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, 10 बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, अब बाहर से कोई आएगा और एक बच्चे को उठा के लेके जाना है, तो किसी भी बच्चे को अगर उसे उठाना है ना, तो इधर वाला बॉन्ड तोड़ना होगा और इधर वाला, दोनों बॉन्ड टूटेगा तब जाके वो बच्चा उठ के जाएगा वहां से। लेकिन पहले वाले केस में तो पहले से अलग हुआ पड़ा था, उसने अपने हाथ से अपने हाथ पकड़ रखा था, कौन सा इंटरेक्शन है, कुछ भी नहीं हुआ। तो याद रखना कि हमेशा जिन जिन मॉलिक्यूल्स में कौन सी बॉन्डिंग होगी, इंटरमॉलिक्यूलर, कौन सी, उस बॉन्डिंग की वजह से, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो हमेशा हाई हो जाता है। क्या हो जाता है? और सिर्फ यही नहीं, कई तो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो काफी हद तक एक जैसे होते हैं, लेकिन उनमें से एक तुम्हारा लिक्विड की फॉर्म में मिलता है और एक तुम्हारा गैस की फॉर्म में मिलता है। मतलब एक कैसा मिलने लगता है और एक, जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो कि शायद मेरे ख्याल से एनसीईआरटी की बुक में भी तुम्हारे वाले चैप्टर में है, भी एंड में देखोगे क्वेश्चन ये आता है कि H2O तो हमें लिक्विड की फॉर्म में मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है, और H2S हमें गैस की फॉर्म में मिलता है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होती है, H2O क्या होता है। तो इसका आंसर हम कैसे देंगे? देखो बचपन से तुम लोग पढ़ते हुए आ रहे हो कि अवस्थाएं हमारे पास मेनली 3 टाइप्स की होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। वैसे 5 टाइप की होती हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी होता है और एक प्लाज्मा। टोटल स्टेट हमारे पास कितनी होती हैं? 5। बट अभी भी हम बच्चों को 3 ही पढ़ाते हैं क्योंकि बाकी 2 पे अभी भी काम चल रहा है। जब उनके बारे में हमें सब कुछ पता चल जाएगा तब वो किताबों में लिखी हुई होंगी, तब बच्चे फिर ये नहीं पढ़ेंगे कि 3 ही अवस्थाएं होती है, कितनी पढ़ेंगे। बट अभी भी मेन हमारा 3 से काम चल जाता है। तो तुम सबने ये भी पढ़ा ना 9th क्लास में कि ठोस अवस्था में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो भी कण होते हैं वो पास पास में होते हैं, द्रव में थोड़ी दूर, गैस में। अब तुम ये बताओ कि अगर कणों से मिलकर कोई अवस्था बननी है और वो कण आपस में काफी मजबूती से जुड़ जाते हैं, तो तुम्हें कौन सी अवस्था प्राप्त होगी? थोड़े कमजोर और कमजोर तो गैस। तो तुम्हें ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक कैसी बॉन्डिंग है जो मॉलिक्यूल्स को पास पास में लाती है ना, स्ट्रांग होती ही नहीं होती है। तो मॉलिक्यूल्स पास पास में आ गए होंगे और कौन सी अवस्था मिल गई होगी? भाई यहाँ पे ये मत कहना कि सर ठोस मिल जाती, ठोस भी मिल जाती है। तो तुम्हें पता है ना कि जल जो ठोस अवस्था में ही पाया जाता है, जो बर्फ होता है वो जल का कौन सा अवस्था है? ठोस, H2O का। तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ लो और मजबूत हो जाती है। लेकिन हम अभी सिर्फ इन दोनों को एग्जाम में बताना है। तुम्हें मान लो क्वेश्चन ये लिखा हुआ आएगा कि जो H2O है वो किस अवस्था में प्राप्त होता है और H2S गैस, ये क्वेश्चन में ही लिखा होगा। तुमसे तो सिर्फ ये पूछा जाएगा कि बताओ इसका कारण क्या है। तुम लिखोगे कि जल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? कौन सी? इंटरमॉलिक्यूलर। और हाइड्रोजन सल्फाइड में कोई सी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो इसके मॉलिक्यूल दूर दूर ही रहते हैं। और मॉलिक्यूल्स अगर इसके दूर दूर रहेंगे तो कौन सी अवस्था होगी? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसने मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, पास में ले आए, तो कौन सी अवस्था मिलेगी तुम्हें? समझ में आ रहा सबके? ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है अमोनिया और PH3 दोनों एक जैसे ही होते हैं। अमोनिया के नीचे ही फास्फोरस होता है, तो जैसे अमोनिया है नाइट्रोजन का कंपाउंड, फॉस्फीन है फास्फोरस का। क्वेश्चन आता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और इसका लो। फिर से तुम वही आंसर दोगे, भाई यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना, यहाँ पे फॉस्फीन है, नहीं करता हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो तुम देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो एक ही होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लास में तो कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि मैं बच्चों से कहता हूँ कि अगर तुम्हें आंसर याद ना भी हो, ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए,
इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमें आंसर क्लियरली पता हो। लेकिन अगर मान लो नहीं पता और क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, बताओ क्या रीज़न होगा, तो 90% क्वेश्चन में आंसर सही होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैं कहता हूँ कि लिख के आ जाना कि उसमें क्या हो रही है, बट तुम लोग ऐसा नहीं करना, तुम्हें समझ में आना चाहिए कौन सा, ठीक है। वो बच्चे हैं जिन्होंने क्या कहते हैं जिनका बेस ही बहुत वीक है, तो ऐसे में उनके लिए मार्क्स लाना ज़्यादा जरूरी है। अब जरा दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है जो हाइड्रोजन और बाकी 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ बनती है। वो कौन कौन से तत्व हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फिर आप लिखोगे नीचे जब ये क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा पूरा डिस्क्राइब करने के लिए, तो पहले डेफिनेशन लिख दिया, फिर लिखोगे आप सेकंड लाइन में या थर्ड लाइन में कि हाइड्रोजन बंध 2 प्रकार के होते हैं। फिर लिखोगे फर्स्ट इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रा अंतराणविक और अंतरा, लिख दिया। उसके बाद में तुम इनके एक एक एग्जांपल्स लिख दोगे, बस खत्म, 3 नंबर तुम्हें पूरे मिल जाएंगे। बाकी क्वेश्चन जो आएंगे वो रीजन वाले आएंगे कि कारण बताओ, ठीक है। तो या तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा H2S2S वाला या NH3PH3 का, ठीक है। तो इनका भी आंसर तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या होता है सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गई बात। चलो अब तुम्हारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। और एक और चीज जल्दी से मैं बता देता हूँ तुम लोग को, कल वाली वीडियो से पहले जो मैंने वीडियो डाला था वहां पे मैंने तुम लोगों को मॉलिक्यूलर डायग्राम के कॉन्फ़िगरेशन सिखाए थे। एक तो नाइट्रोजन तक, तो वो ये था सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, फिर क्या था बताओ, पाई नहीं नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन वाला कर रहे हो तो पाई 2px पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, और फिर इनके एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे पाई 2px, यही तो था। ऑक्सीजन वाले में बस ये अंतर आता है कि ये वाला जो होता है ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। ये तो अब इससे फायदा क्या होता है, देखो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, तुमसे मैं पूछता हूँ कि बोरॉन का, तो बोरॉन का मॉलिक्यूल होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, क्या बताओ। तो एक तो तरीका तुम्हारे पास ये है कि तुम डायग्राम बनाओ पूरा। बोरॉन में कितने बोरॉन होंगे, 2 मॉलिक्यूल में, एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, 1s2 2s2 2p1, फिर इसका भी यही लिखोगे 2p1, ये 1s है 2s है 2p2, डायग्राम बनाओगे पूरा। लेकिन अगर मान लो तुमसे डायग्राम नहीं पूछा है, तुमसे सिर्फ क्या पूछा है, तो फिर टाइम क्यों खराब करना। तो हमारे पास एक दूसरा तरीका होना चाहिए, वही तो ये है। तुम्हें ये कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, जल्दी तुमने लिखा, और फिर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे, देखिए एक बोरॉन पे 5 होते हैं, तो बोरॉन के मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। अब देखो भरते हैं हम इसमें इलेक्ट्रॉन, देखो 2, फिर इसमें 2 4 6 8 हो गया, 8 9 10, एक साथ 2 मत दे देना, कौन सा रूल गलत हो जाएगा, हुंस का नियम, उन्होंने कहा था भाई पहले एक 2, ठीक है। तो ये भर दिया 10 इलेक्ट्रॉन पूरे। अब तुम्हें क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर, फॉर्मूला क्या था, Nb माइनस Na हाफ। अब तुम Nb गिनोगे इसे देख के, बहुत आराम से गिन सकते हो। जहाँ पे स्टार होता है वो एंटी बॉन्डिंग होता है, बिना स्टार वाले बॉन्डिंग होते हैं। तो देखो 2 4 5 6 सब बॉन्डिंग के हैं, एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले ये और ये कितने 4, कितना आ गया 2 2/2 1, इसका मतलब बोरॉन और बोरॉन के बीच में एक बॉन्ड होता है। आरी बात समझ में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताने जा रहा हूँ, जो उसमें बताया था मैंने, इसके बाद तुमसे पूछा जाता है इनके चुंबकीय गुण, क्या पूछे जाते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। 2 प्रकार की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है अभी के लिए, एक पैरामैग्नेटिक, एक डाईमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक जिसे हम बोलते हैं अनुचुंबकीय हिंदी में, मतलब जैसे मान लो मैं ये एक यौगिक है और मैं कहता हूँ कि ये पैरामैग्नेटिक है, ये अनुचुंबकीय है, तो होगा क्या, अगर मैं एक चुंबक लाऊंगा, चुंबक तो सबने देखा ही होगा, उसके पास में अगर मैं इसे रखूंगा ना तो ये उससे आकर्षित होगा। कब, अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो, अगर ये अनुचुंबकीय है तो ये आकर्षित होगा, लेकिन अगर ये प्रतिचुंबकीय है तो ये दूर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो अनुचुंबकीय वाले हमेशा आकर्षित होते हैं और प्रतिचुंबकीय वाले चुंबक से दूर हो जाते हैं। बट अब बात यह है कि इसको देख के हमें ये बात कैसे पता चलेगी, बहुत आसान है। पैरामैग्नेटिक जितने भी होते हैं बच्चे, जितने भी पैरामैग्नेटिक होते हैं उसमें तुम्हें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड जरूर मिलेगा। कैसा मिलेगा, मतलब बिना जोड़े वाला, अयुग्मित। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन भी तुम्हें अनपेयर्ड दिख गया, ये भरने के बाद करते हैं बात हम, ये नहीं कि
तुमने इनको देखना स्टार्ट कर दिया, नहीं इसको देखते हैं या फिर डायग्राम को, तो तुम देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 2। तो जाहिर सी बात है ये पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा ये? समझ में आया क्यों? ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले है ना अनपेयर्ड, तो अनपेयर्ड होने की वजह से बोरॉन का मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल क्या माना जाएगा? पैरामैग्नेटिक। अब मैं अगर तुमसे कहता हूँ कि तुम ये कार्बन के लिए करो, किसके लिए? तो अब तुम्हें पता है कि ये कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 में 12 हो गए। तुमने यहाँ पे लिखना है कितने? 12। ये लिख रखा होगा तुमने, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन भर दो, 2 4 6 8। अब यहाँ पे 9 10 तो हो गए, 11, अब 2 तो पूरे हो गए। फिर से बॉन्ड ऑर्डर तुमने निकाला, 2 4 6 8। बॉन्डिंग में कितने हो गए? एंटी बॉन्डिंग में अभी भी कितने हैं? 4। आंसर कितना आएगा? 2। कार्बन कार्बन में क्या होता है? डबल बॉन्ड। आगे बॉन्ड ऑर्डर। फिर तुमसे पूछा जा रहा है कि बताओ कार्बन अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय? सारे के सारे पेयर्ड है भाई, एक भी इलेक्ट्रॉन मुझे अनपेयर्ड कहाँ दिख रहा है? तो जब सारे जोड़े में होते हैं, युग्मित होते हैं, तो वो डाईमैग्नेटिक होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। अनुचुंबकीय तब जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी कम से कम अनपेयर्ड हो। इसमें तो सारे जोड़े में है ना पेयर्ड है, तो ये कार्बन कैसा